This is Ritu Chaudhary. Today we are going to start our new chapter, Politics of Plant Development, from your book number 2, Politics in India Since Independence. Right. Chapter number 1 we have already discussed, and chapter number 2, One Party Dominance, has been merged in chapter number 5, Challenges of Congress System. So whatever the important point of that chapter we will discuss in the unit number 5. Okay, so today we are going to start this chapter number 3, Politics of Plant Development. Student, if we will talk about the change syllabus, then the new name of this chapter is only Plant Development. Earlier the name of this chapter was Politics of the Plant Development, and according to the change syllabus, the new name of the chapter is Plant Development, right? So in the previous chapter, what we have discussed, chapter number 1 we have discussed the different challenges, and we have also studied that how our leader responded the challenges of nation building and how they unite the princely state, कैसे कैसे उन्होंने वर्क किया. That all these things we have discussed in that chapter, and in this chapter basically we are going to discuss about our third challenge. The third challenge is द इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमें अपनी कंट्री की किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है. एज़ वी नो ऑल दैट कंडीशन वो सो बैड ऑन दैट टाइम, पार्टीशन के टाइम पर. चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है कि कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई थी लोगों की, कितनी ज़्यादा किलिंग्स हुई थी. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुकी हैं. रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम भी थी, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा गोल था उसको हमने कैसे आगे उसको फोकस किया, उस गोल पे कैसे फोकस किया. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द प्लांट? प्लान मतलब द वर्क डन विद द प्रॉपर प्लानिंग. राइट. एक एग्जांपल लेते हैं हम. अगर किसी भी घर में जो मंथली इनकम है 50,000 अगर इनकम है, तो वो 50,000 इनकम को हम प्लानिंग के साथ उसका एक्सपेंडिचर करेंगे. ऐसा नहीं है कि 50,000 अगर मंथली इनकम है तो उसको हम कुछ भी उसका कैसे भी हम उसको यूज़ करेंगे. तो उसकी हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी कि कितनी स्पेंडिंग हमारी होनी चाहिए एजुकेशन पे, कितनी हेल्थ पे होनी चाहिए, कितना हमारा एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक जो वर्क है उस पर होना चाहिए, कितना एंटरटेनमेंट पे होना चाहिए, और कितनी हमारी सेविंग्स होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें उन 50,000 को हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो खर्च करेंगे. राइट. तो इसी तरीके से अब हमने कंट्री की, हमारे लीडर्स को कंट्री की प्लानिंग करनी थी कि कंट्री की कंडीशन पहले से इतनी ख़राब है, हमारी जो इनकम है वो इतनी कम है, जीडीपी इतना कम है, तो किस तरीके से हम अपनी कंट्री की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे. सो प्लांट डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब होता है इंक्रीज फैसिलिटी एंड हैविंग मोर ऑप्शंस. फैसिलिटी बढ़ जाना और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाना. अगर हम पुराने टाइम की बात करें, बहुत साल पहले की, 25, 30, 35 साल पहले की अगर बात करें, तो हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं थे. अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में क्या था, सिर्फ साइकिल होती थी या फिर बुलेट कार्ट होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए. लेकिन अगर आज का टाइम देखा जाए, दैन वी हैव द मल्टीपल ऑप्शंस. हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं. इवन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस तो पहले था ही नहीं. राइट. इतना था ही नहीं. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है कि हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, सब चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द डेवलपमेंट, कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, हमारे पास फैसिलिटी ज़्यादा हैं. तो यही प्लानिंग करनी थी, प्रॉपर प्लानिंग, कि हमने अपनी कंट्री को किस दिशा में लेके जाना है, क्या हमारे रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या था. राइट. सो चैप्टर शुरू करते हैं. अब सबसे पहले जैसे ही आप चैप्टर शुरू करोगे, द वर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट यू हैव टू ओपन योर बुक्स, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बुक ओपन की है ताकि एक भी चीज़ आपकी, एक भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए. और क्योंकि आपके एनसीईआरटी में से ही आपके 20 मार्क्स के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन. तो एक एक चीज़ आपको अंडरलाइन करते हुए चलनी है अपनी बुक में से. सो ओपन योर बुक एंड टेक ए पेंसिल इन योर हैंड. ओके. तो सबसे पहले पेज पर आपका एक वर्ड है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपको अंडरलाइन करना है. व्हाट इज़ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हमारी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया था 1984 में, व्हेन
इसका मीनिंग क्या है? व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर एंड दे वर्बली टॉक्ड ऑन द इश्यूज ऑन द एनी अदर एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट पे अगर बात करती हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पे रिटर्न या पेपर वर्क हम कह सकते इतना ज़्यादा नहीं होता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली मल्टी नेशनल कंपनीज भी हो सकती हैं और हमारे डोमेस्टिक जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। मींस जो टॉक की जाएगी, जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो वर्बली किया जाएगा, इतना ज़्यादा पेपर वर्क इसमें नहीं होता और एक ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है पूरे तरीके से। तो इस हमारे कंट्री को एक इकोनॉमिक प्लानिंग की दिशा में लेके जाने के लिए क्या किया था हमारी गवर्नमेंट ने 1984 के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया था विद द डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। अब ये जो डोमेस्टिक स्टील मेकर्स है ये आपकी बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही एग्जाम्पल दिया गया है ओडिशा का, क्योंकि जो ओडिशा के अंदर जो थी वो स्टील की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी और वो क्योंकि जो स्टील की डिमांड्स हैं वो जो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी तो उसके लिए वहाँ पे जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, बेसिकली वहाँ पे इंडस्ट्री एक स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए साइन किया गया था, जिसके अंदर इंटरनेशनल कंपनीज भी आई थी और जो हमारे डोमेस्टिक रूलर्स थे वो भी, डोमेस्टिक मेकर्स थे, स्टील मेकर्स थे, वो भी उसके अंदर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी उसके अंदर शामिल थे। तो ये आपकी जो बुक है इसके अंदर यहाँ पे कॉर्नर में दिया गया है ओडिशा विलेजर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पोस्को प्लांट। अब जो ये कोरियन कंपनी थी इसने जो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में एक पोस्को प्लांट लगाया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वाई दे हैव प्रोटेस्टेड द पीपल? Here is the newspaper report. It has been taken from the Hindu newspaper, English newspaper है द हिंदू एंड डेट इज़ 23 जून 2006 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी जो न्यूज़पेपर ने पब्लिश की थी कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। कोरियन कंपनी जो भारत में आई थी एस्टेब्लिश करने एक स्टील प्लांट जिसका नाम था पोस्को स्टील प्लांट। तो इसको आप सेल्फ स्टडी करोगे। वैसे मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। क्यों प्रोटेस्ट किया था? क्योंकि अब आप सोचोगे कि प्रोटेस्ट करने की क्या बात है, एक तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी कंपनीज भारत के अंदर आ रही है, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर रीज़न क्या है प्रोटेस्ट करने का? अब ऐसा तो नहीं है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का भी डेवलपमेंट हो। अब वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे, इतनी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो भुवनेश्वर में रहती थी, तो उनका तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया था पूरी तरीके से, उनकी लाइवलीहुड चली गई थी, उनके होम्स चले गए थे, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो अब ये जो था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट हैज़ टू साइड, इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव साइड्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हमारा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर बन जाता है, साइन हो जाता है, तो इससे क्या होगा? इट वुड ब्रिंग इट नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल, राइट। वहाँ के कॉमन पीपल को बहुत सारी जो थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जिससे हमारा डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगा। हमारी बाहर पूरे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो हमारी जो थी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये तो था इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, किसका? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं उनकी जो लाइवलीहुड है वो पूरे तरीके से, उनके होम्स वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने घरों से, अपनी लाइवलीहुड से पूरे तरीके से। अब एमएनसीज में काम मिलेगा या फिर किसी भी प्लांट अगर लगाया जा रहा है, बेसिकली उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो इंक्रीज़ होंगी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया है वही लोग वहाँ पर काम करेंगे, ये तो श्योरिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो किसी के लिए भी हो सकती हैं। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनको ये डर था दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या रख के जाएंगे, उनको हम क्या दे के जाएंगे। बेसिकली उनके दिमाग में यही चीज़ थी कि जब इंडस्ट्री लगेंगी, माइनिंग होगी, तो जो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है वो तो होगा ही होगा। तो व्हाट वी विल गिव द फर्दर फ्यूचर जनरेशन्स को हम क्या दे के जाएंगे। तो अब ये क्या थे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे, किसके?
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। सो इट हैज़ टू साइड, ये आपको करनी है यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ से कि इसके नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो थे कॉन्सिक्वेंस वो क्या थे या इम्पैक्ट क्या थे, कि पॉजिटिव तो क्या था। अब गवर्नमेंट को क्या करना था, द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ द इंडस्ट्री इज़ नॉट अलाउड टू वुड बी सेट ए बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट को डर बना हुआ था कि अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग पाई तो एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट, कि हम डिस्करेज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हमारे आ रहे हैं उनको हम अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रहे। एक तो ये बैड एग्जांपल सेट होगा, दूसरी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, हमें अपना इंडस्ट्री तब तक नहीं लगाएंगे, तब तक हम वेस्ट मॉडल को अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर जो यूके, फ्रांस, जर्मनी कुछ ऐसी कंट्री थी जो डेवलप्ड कंट्री थी। तो इन कंट्रीज़ का अगर इनका एग्जाम्पल सेट करना है, अगर हमें इनकी तरह बनना है तो हमें इनकी तरह चीज़ें भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ऐसा सोचा जा रहा था। तो इन्हीं सब के चलते अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल कंटेस्टेशन? दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक। द कंटेस्टेशन मीन्स द एक्शन ऑफ डिस्प्यूटिंग, आर्ग्यूमेंट करना। अब यहाँ पे पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ़ॉरेन कंपनीज़ को इनवाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत में लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी बहस हो गई, जिसको नाम दिया गया पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, राइट, यानी कि पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट वी कैन से। सो अब यहाँ पे क्या है कि इन ए डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। डेमोक्रेसी में क्या है कि ऐसे ऐसे जो मेजर डिसीजन होते हैं वो आमतौर पर लोग ही उसको स्वीकार करते हैं, कॉमन पीपल ही देखते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है उनके लिए, तो उनकी सहमति होना ज़रूरी होता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। हम एडवाइस ले सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं, इकोनॉमिस्ट की एडवाइस ले सकते हैं, राइट, एनवायरमेंटलिस्ट की हम एडवाइस ले सकते हैं, बट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन। जो पॉलिटिकल डिसीजन होगा दैट विल बी द फाइनल, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर देंगे वो फाइनल होगा। और क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल दे आर द रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, वी पीपल हैव इलेक्टेड आर रिप्रेजेंटेटिव, हमें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका डिसीजन फाइनल क्यों नहीं होगा? तो हु आर टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, और वही जो है हमारी जो टच में है, फीलिंग्स के टच में है कि हम क्या चाहते हैं, राइट। हमारे जो लोकल एरिया का जो भी लीडर होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो पॉलिटिकल लीडर होगा, उसको पता होगा अपने पर्टिकुलर रीज़न के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो यहाँ पर अब यही बेसिकली इनकी जो थी बहस जो थी वो स्टार्ट हो गई, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। अब इनकी इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल जब आर्ग्यूमेंट्स आ गई तो यहाँ पर व्यूज़ आए, आपके यहाँ कॉर्नर में दिया गया है कि लेफ्ट विंग एंड द राइट विंग। अर्लियर इन द चैप्टर नंबर 9 ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट हु आर द लेफ्टीज एंड हु आर द राइटीज़। आपको याद होगा हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो लेफ्टीज़ और जो राइटीज़ आइडियोलॉजी है ना पॉलिटिकल में, उनके जो हैं कल्चरल इम्पैक्ट अलग आते हैं, मतलब कल्चरली उनके व्यूज़ अलग हैं, पॉलिटिकली उनके व्यूज़ अलग हैं, और इकोनॉमिकली उनके व्यूज़ अलग हैं। तो इस चैप्टर में यहाँ पे हम इकोनॉमिकली उनकी आइडियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या थी, राइट विंग की और लेफ्ट विंग की। तो जो लेफ्ट विंग थी, यू हैव टू अंडरलाइन फ्रॉम देयर कि लेफ्ट विंग क्या चाहती थी। आपको अपनी बुक में ये सब चीज़ें अंडरलाइन करनी है कि लेफ़्ट विंग क्या चाहती थी और राइट विंग क्या चाहती थी। अब जो लेफ्टीज़ थे वो क्या चाहते थे, दे ऑफन रेफर, वो ये रेफ़र करते थे टू दोज who are in favor of the poor, downtrodden section of the society, deprived section of the society। जो लेफ्टीज़ हैं वो क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो सोवियत मॉडल था ना, यूएसएसआर मॉडल, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रही। सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करो, उसमें क्या होगा,
मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक अडॉप्ट करने के बाद भी आपको ये नहीं करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक अडॉप्ट करो, सोशलिज्म मॉडल अडॉप्ट करो यूएसएसआर का, और उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ जो पुअर पीपल हैं, डाउन ट्रोडन है, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके बेटरमेंट के लिए आप काम करोगे। गवर्नमेंट को वो ये कह रही हैं, वो ये आर्ग्यू कर रही हैं कि आपको सिर्फ वर्क करना है डाउन ट्रोडन डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, बाकी तो अपने आप होता रहेगा, आपको उनको देखना है। और जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स बनाई जाएंगी वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी जो हमारे लेफ्ट विंग है वो ये चाहती है, लेफ्ट आइडियोलॉजी ये है। ऑन द अदर हैंड जो राइटीज़ हैं, जो राइट आइडियोलॉजी है इकोनॉमिक स्फेयर में, वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं, ये भी आपको अंडरलाइन करना है, राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड द मार्केट इकोनॉमी, भी फ्री छोड़ दो सबको, जो जितनी मेहनत करेगा उतना अर्न करेगा, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी गवर्नमेंट को। मीन्स जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी जैसे करेगा वो अपने आप सब कुछ फ्लो चलने दो, नेचुरल फ्लो चलने दो सब चीज़ों का। आपको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको सपोर्ट करें उसको सपोर्ट करें, जिसके अंदर कैलिबर होगा वो जीत जाएगा, वो करेगा अपना काम। तो कॉमन पीपल को खुद सरवाइव करने दो, उनको करने दो, उनको सीखने दो। तो ये आइडियोलॉजी यहाँ पर इकोनॉमिक स्फेयर में है राइटीज़ की। सो वी हैव डिस्कस दीज व्यूज़। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है बेसिकली कि जो राइटीज़ और लेफ्टीज़ की, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट आ गई डिफरेंट व्यूज़ की। लेकिन एक चीज़ जो सारे चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे उसका मेथड कुछ भी हो, डेवलपमेंट का मेथड कुछ भी हो, और वो किसको अडॉप्ट करना है, वो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना है, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अडॉप्ट करना है। यानी कि मेथड चाहे कुछ भी रहे लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट तो होगा ही। इस चीज़ में सब एग्री थे, चाहे वो लेफ्टीज़ थे चाहे वो राइटीज़ थे, दोनों के व्यूज़ इसके अंदर मैच कर रहे थे। एंड इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट द मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन। अब ये भी, इस पर भी आर्ग्यूमेंट हुई कि सिर्फ बिजनेसमैन के ऊपर ना तो हमें बिजनेसमैन पे छोड़ना है कि जो करेंगे वो खुद कर लेंगे, ना इंडस्ट्रियलिस्ट पे छोड़ना है कि वो देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ लगानी है, कहाँ सेटअप करनी है, ये सब चीज़ वो देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ ना फार्मर्स पे छोड़ना है, ना ट्राइबल पीपल पे छोड़ना है कि ट्राइबल पीपल खुद डिसाइड करें कि हमारे रीजन में तो कुछ होगा ही नहीं, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ये हमारा डेवलपमेंट है ही नहीं, जो हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं दैट इज़ द बेस्ट वन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब ये सब चीज़ें डिसाइड हुई कि जो कुछ करेगी यानी कि गवर्नमेंट ही करेगी। सब ये चाहते थे कि गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए ये चीज़ें, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए, ना बिजनेसमैन पे छोड़ना है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट पे छोड़ना है, ना फार्मर्स पे छोड़ना है। और सब के सब क्या चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे। लेकिन वो बात अलग है कि डेवलपमेंट का नज़रिया अलग अलग था सबका, कोई किसी तरीके का डेवलपमेंट चाहता था, कोई किसी तरीके का डेवलपमेंट चाहता था। लेकिन ये तो सभी चाहते थे ना कि हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़े, हम एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर शामिल हो जाएं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री ना रहें। तो ये चीज़ बेसिकली सब चाहते थे। तो इस टॉपिक में आपको यहाँ तक यही सब चीज़ें बताई गई हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। स्टूडेंट, ये चीज़ें आपने आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इन क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आपने रीड किया है, आपको अच्छे से याद है। उस चैप्टर में आपने क्या डिस्कस किया था कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट। एक रिच फार्मर क्या चाहेगा, रिच फार्मर ये चाहेगा कि उसके जो फील्ड है उस पर वर्कर जो फार्मर काम करे, जो पुअर पीजेंट काम करे, उनको बिल्कुल लेस वेजेस वो दे। और जो वो पुअर फार्मर है वो क्या चाहेंगे कि हमें बहुत अच्छे वेजेस मिल जाएं। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग गोल ऑफ डेवलपमेंट होता है। एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे का डेवलपमेंट ऑफ गोल नहीं बन सकता, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट तो सिर्फ इसमें है, आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएं, सारी खुशियाँ मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, आपके एक्सेस में हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके पास अच्छा घर हो, तो ये एक जने का डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरा चाहता है कि मेरा डेवलपमेंट तो ये है कि मेरे अंदर काफ़ी नॉलेज आ जाए और मेरा मतलब नाम हो दुनिया में, सब लोग मुझे पहचाने, भले मेरे पास पैसा ना हो लेकिन मेरा एक नाम होना चाहिए। सो दैट इज़ द अनदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या कंक्लूड हमने किया कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में बेसिकली आपको यही बताया गया है। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर दैट
डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स, राइट। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज़ प्लानिंग टू सेटअप स्टील प्लांट, उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल अलग है। जो पुअर आदिवासी वहाँ पे रह रहा है, अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि वो एक अच्छी बड़ी सी कंपनी सेटअप कर ले, एक फैक्ट्री वहाँ पे लगा ले, लेकिन आदिवासी चाहेगा यहाँ पर कुछ ना लगे, यहाँ पे सब कुछ हमारा ही राजपाट रहे, हम किसी का इंटरवेंशन जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ गोल्स आपको बताए गए हैं। सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है, द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस विटनेस्ड ए लॉट ऑफ डिबेट, काफ़ी डिबेट हुई हैं, और वो डिबेट किस चीज़ को लेकर हुई हैं कि अगर हमें डेवलप्ड होना है तो वी हैव टू फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, हमें वेस्टर्न लिविंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो वेस्ट में जो डेवलप्ड कंट्री है ना, एक तरीके से सब कुछ उनका ही हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, सारी वही चीज़ें हमें चाहिए एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग ऑफ डेवलपमेंट, और यही जो डेवलपमेंट है उसको मेज़र करने का एक तरीका है। एंड डेवलपमेंट मोर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट की इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है उनकी तरह हमें डेवलप्ड बनना है, तो उन्हीं के मॉडल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट थॉट, ये सब वो चीज़ें थी जो कॉमन पीपल और जो कुछ एक्सपर्ट थे वो सोचते थे। एंड इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट, जैसे कि वेस्ट में मॉडर्न लोग हो रही हैं वैसे ही हमें उसी प्रोसीजर से क्या होना है, मॉडर्नाइज बनना पड़ेगा, हमें मॉडर्न बनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न बनेंगे तो हमारे जो ट्रेडिशनल, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे कस्टम हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो छूट जाएंगी हमारी। अगर हम सब कुछ उन्हीं के जैसा हम फॉलो करेंगे तो ऐसा भी सही नहीं है कि पूरी तरीके से अगर हम मॉडर्न बनेंगे तो ही हम डेवलप्ड होंगे। अगर हम बात करें अपने पास्ट की, तो हमारा जो पास्ट था कितना प्रोस्पेरस था, इतनी ज़्यादा प्रोस्पैरिटी थी, और उसी प्रोस्पैरिटी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे हम ब्रिटिशर्स, भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा वेल्थ थी, इतनी ज़्यादा प्रोस्पैरिटी थी। तो तब तो ऐसा नहीं था कि हमने वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये चाहते हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, और वेस्ट की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, और हमें फॉलो करना पड़ेगा कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म जो कि यूएसए का मॉडल था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवेन ना करे, बिल्कुल पूरी तरीके से कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जो जैसा करे करता रहे। तो इस तरह का हमें जो है वो करना पड़ेगा। सो मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ। अब मॉडर्नाइजेशन में हमारी ग्रोथ है, मटेरियल प्रोग्रेस है, साइंटिफिक रैशनैलिटी है। अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है, इससे सब एग्री थे कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि हमारी तरक्की हो, हमारी प्रोग्रेस हो, साइंस में हमारी प्रोग्रेस हो, टेक्नोलॉजी में हमारी प्रोग्रेस हो, देन वी आर मॉडर्न। हम उन चीज़ों में मॉडर्न होनी चाहिए। हम इस चीज़ में मॉडर्न नहीं है कि हम वेस्ट के कपड़े पहनना शुरू कर दें, वेस्ट का खाना खाना शुरू कर दें, अपने कल्चर को और अपनी ट्रेडिशन को बिल्कुल छोड़ दें। तो इस सेंस में हम मॉडर्न नहीं हैं। तो हमें मॉडर्न बनना है, साइंस में हमें मॉडर्न बनना है, टेक्नोलॉजी में हमें मॉडर्न बनना है, डेवलपमेंट में हमें मॉडर्न बनना है। तो इस चीज़ में क्या थे, सबके सब लोग क्या थे, इससे एग्री थे, राइट। सो now this idea has to be accepted and allowed to everyone talk about the different countries as developed. इसी बेसिस पर हम कंट्री को डिसाइड करेंगे दैट विच कंट्रीज़ आर डेवलप्ड, विच कंट्रीज़ आर अंडर डेवलप्ड एंड विच कंट्रीज़ आर डेवलपिंग। ये सब चीज़ें हम इस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमारा लेवल ऑफ प्रोग्रेस कितना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट किस कंट्री के अंदर कितनी है, राइट। कितनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें ही हमें बताएंगी। फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ओके, नेक्स्ट पेज पर आपको बताया गया है कि ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट्स टू मॉडल। अब जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली तो भारत के सामने एक इकोनॉमिक अगर हमें सेट करनी है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी सेट करनी है, तो उसके लिए वी हैव द टू एग्जांपल्स, टू मॉडल थे हमारे सामने। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो था हमारा,
as in much of the Europe and the US and the socialist model of USSR, as we have discussed in the chapter number 1 book number 1 कोल्ड वॉर इरान में हमने डिस्कस किया था ना कि टू आइडियोलॉजी, लड़ाई ही दोनों की, दोनों कंट्री में दो ब्लॉक्स के अंदर जो लड़ाई थी, आपस में फाइट थी, वो दो आइडियोलॉजी की थी, बिकॉज डिफरेंट आइडियोलॉजी वॉज देयर। यूएसए में कौन सी थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, और यूएसएसआर में थी सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। तो अब भारत के सामने दो एग्जाम्पल थी आज़ादी के बाद कि या तो वो यूएसए की तरफ जाए या यूएसएसआर की तरफ जाए। अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस के काफ़ी डिबेट हुए, बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे लोग चाहते थे कि यूएसएसआर का मॉडल, बहुत सारे क्या मतलब बहुत ज़्यादा पीपल ये चाहते थे, बहुत एक्सपर्ट ये चाहते थे कि हमें यूएसएसआर के मॉडल को ही फॉलो करना चाहिए। हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और लोगों को वेलफेयर स्कीम्स हम तभी दे पाएंगे, तभी हम लोगों को डाउन ट्रोडन पीपल को ऊपर उठा पाएंगे जब हम यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो करेंगे। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हमने शॉक थेरेपी को डिस्कस किया था कि यूएसएसआर के मॉडल जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, शॉक थेरेपी तो बाद में आई थी, उससे पहले उसमें क्या थी, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ टाइम तक तो बहुत हुई, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो गई थी। यानी कि कोई लोग काम करना ही नहीं चाहता था, सबको पता था कि जितना भी हम वर्क करेंगे उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो पता ही नहीं चलता था कौन कितना काम कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल था। तो ये प्रॉब्लम सामने आई थी। तो यहाँ पे भारत के सामने अब दो एग्जाम्पल थे, या तो वो फॉलो करे यूएसए के मॉडल को, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी इकोनॉमी को फॉलो करे, या फिर वो दूसरा मॉडल कौन सा था, यूएसएसआर का। यूएसएसआर के मॉडल में क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को वो फॉलो करे, यानी कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब भारत को इन सब चीज़ों में से एक को चुनना था, एंड देर वर द फ्यू सपोर्टर्स ऑफ द अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, सिर्फ वही चाहते थे कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भारत में आ जाए। लेकिन जो कॉमन पीपल थे या फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, इवन हमारे जो लीडर्स भी थे, सपोर्टर थे, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे यूएसएसआर के अंदर, उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ वन ऑफ दैम, वॉज वन ऑफ दैम। तो वो सब क्या चाहते थे, वो यूएसएसआर के मॉडल को ही सपोर्ट करना चाहते थे कि भारत में यूएसएसआर के मॉडल को सपोर्ट किया जाए, ना कि यूएसए के मॉडल को सपोर्ट किया जाए। वैसे भी हमने देखा है कि जो यूएसएसआर के हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं पुराने टाइम से। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए नाउ इट वॉज क्लियर दैट मोर ओवर दैट द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन वॉज बीइंग सीन प्राइमरीली। ये सबकी प्रायोरिटी थी कि भाई इन सब चीज़ों को, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, देश में से गरीबी को हटाना, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, ये सबकी प्रायोरिटी थी। गवर्नमेंट के लीडर्स की या फिर कॉमन पीपल की, एक्सपर्ट की, एनवायरमेंटलिस्ट की, इन सब की प्रायोरिटी क्या थी कि चाहे जो कुछ हो जाए भाई, देखो हमने एडजस्ट तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन गरीबी को तो हटाना ही पड़ेगा और पॉवर्टी को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो पॉवर्टी को, इन सब चीज़ों को सोचकर, ये सब चीज़ें सोचकर हमने अडॉप्ट की मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया, और उसको अडॉप्ट करके एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हमने कुछ पार्ट हमने यूएसएसआर का लिया, कुछ चीज़ें, यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ें हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में छोड़ी, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया, कुछ पार्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी अडॉप्ट किया। लेकिन पूरी तरीके से हमने ये नहीं छोड़ा कि जो जितना करेगा वो उतना बेनिफिट गेन करेगा, ऐसा भी नहीं छोड़ा। तो इंडियन जो हमारे लीडर्स थे, काफ़ी सारे डिबेट के बाद वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर अपना कवर किया है। अब इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट video. So that's all for today. Thank you for being with me.